तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोलर सैटेलाइट, और इसके आज हम कैपलर्स लॉ वगैरह खत्म करेंगे। इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? जिस तरीके से हमारी जो ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर, अर्थ आपको पता है ओवल शेप की है, अंडे के शेप की है ना। तो इस तरीके से तो जो सैटेलाइट इस एक्सिस पे घूमेगा इसे कहते हैं बेटा इक्वेटर कहते हैं, और इसे कहते हैं पोल कहते हैं। तो ये हो गया पोल और ये हो गया इक्वेटर। तो जो सैटेलाइट यहाँ रिवॉल्व करेगा उसे इक्वेटर पे रिवॉल्व करेगा वो, और जो सैटेलाइट यहाँ पोल पे रिवॉल्व करेगा, यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, उसे पोलर सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है ना। पोल के अराउंड जो सैटेलाइट यहाँ रिवॉल्व करता है उसे पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। अब इसका यूज क्या होता है देखते हैं। दे आर यूज्ड टू स्पाइंग वर्क फॉर मिलिट्री पर्पज। मतलब इसका मिलिट्री के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। मिलिट्री इसका यूज़ करती है स्पाइंग, मतलब होता है ना दूसरे देश की खबर को निकालने के लिए। जैसे अभी हमारे जो ऑपरेशंस हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो ऑपरेशन हुए थे ना, उन सभी ऑपरेशंस के अंदर का यूज़ किया गया होगा कि ये इनकी कहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, इस तरीके से इसका यूज़ किया गया होगा। नेक्स्ट ब्रिटिश पोलर, हाँ सबसे पहले ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट थी जिसने ओजोन के अंदर होल को डिटेक्ट किया था, ओजोन परत को डिटेक्ट किया था कि यहाँ पर होल है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सैटेलाइट ने सबसे पहले उसको डिटेक्ट किया था। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ बाइंडिंग सैटेलाइट, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो देखिए बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैसे निकाला जाएगा? जिस तरीके से टोटल एनर्जी आप पहले निकालते थे उस तरीके से निकालेंगे। क्या टोटल एनर्जी? याद करिए, ये अगर अर्थ है तो अर्थ के अराउंड, ये अर्थ के एच हाइट पे यहाँ से लेकर ऐसे करके ये, अब ये हमारा कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। ये कोई सैटेलाइट ऐसे करके घूम रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? एक तो हाइट की वजह से इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, और इसके रेवोल्यूशन में मतलब रिवॉल्व करने की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, समझे ना। तो अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी निकालते हैं। वैसे ही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, mv नॉट का स्क्वायर। mv नॉट क्यों लगाया? क्योंकि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ सरफेस से ऊपर घूमेगा तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी में घूम रहा होगा। कल पिछली क्लास में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी डिस्कस कर लिया है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी मुझे पता है क्या निकाला था? gm में r निकाला था। r बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, वो re प्लस एच भी था, re प्लस एच करके मैंने लिखा था ना, वो भी था। तो बेटा यहाँ पर मैंने v0 की वैल्यू डाल दी, gm में इससे रूट कट गया, क्या आ गया? ये आ गया। ये आगे हमारे सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, ये आगे काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो लगभग 2-3 क्लास पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन करवा दिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन में क्या आया था? -Gmm/r करके आया था, -Gmm/r करके आया था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल गया? -Gmm/r, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट। टोटल एनर्जी क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों क्या करो? जोड़ दो। जब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, और वो टोटल एनर्जी इज बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या हो जाएगा आपका? जब मैं जोड़ूंगा काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 Gmm/r, और माइनस का पोटेंशियल एनर्जी हो गया Gmm/r, ये हो गया। अगर ध्यान दें तो ये कुछ नहीं तो ये आधा हो गया, ये कुछ नहीं तो ये 1 हो गया। 1 में से बड़ा 1 है ना, मतलब माइनस यहाँ पर आ रहा है ना, तो एक तरीके से 1 में से आधा जा रहा है, तो क्या बचेगा? आधा बचेगा, माइनस का आधा बचेगा। 1/2 Gmm/r, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा अर्थ के चारों तरफ, उसकी एनर्जी ये होगी। इसी के अंदर एक और टॉपिक लिखा है टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जिस एनर्जी, जैसे मान लो 30 जूल लग रहा है, 30 जूल लग रहा है उसको घूमने के लिए, 30 जूल से सैटेलाइट घूम रही है, और अगर मैं 30 जूल का ही वर्क कर दूं उसको हटाने के लिए, बाइंडिंग का मतलब होता है कि बांधे रखने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द सैटेलाइट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को बांधे रखने के लिए क्या एनर्जी है? तो सैटेलाइट को घुमाने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है, इसका मतलब सैटेलाइट को उसी एनर्जी से बांधा गया है। इसका मतलब अगर मैं उसके अपोजिट एनर्जी इसके ऊपर सप्लाई कर दूं, ये माइनस इतनी एनर्जी लग रही है सैटेलाइट को बांधे रखने के लिए, इतनी एनर्जी लग रही है सैटेलाइट को बांधे रखने के लिए, और अगर मैं इतनी ही एनर्जी सप्लाई कर दूं तो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? समझे ना। तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही, बाइंडिंग एनर्जी इसे लिख देता हूँ, दैट इज
एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, ठीक है ना। और वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी इतनी ही, लेकिन अपोजिट, क्योंकि अगर इतना बांधे रखने के लिए इतना उसके अंदर एनर्जी रिवॉल्व करते समय, तो इतनी एनर्जी अगर आप दे दोगे प्लस में, तो वो सैटेलाइट ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों, ये लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैपलर्स लॉ। तो कैपलर्स लॉ के बारे में समझते हैं। कैपलर्स जी ने क्या करा था, अपने 3 नियम बताए थे कि इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो घूमता है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब तक कैपलर्स ने नहीं बताया था, ये तो बहुत अब वो लगता है ना कि भाई जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, ये तो बड़ा ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा आसान सा है। लेकिन पता पहले क्या था, पहले माना जाता था कि सन जो है ना वो अर्थ के अराउंड घूमती है। सन को अर्थ को सुपीरियर माना जाता था, सुप्रीम लीडर अर्थ को माना था। ये बहुत 600 BC की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। फिर कैपलर्स ने काफ़ी अपना समझ के कुछ बताए कुछ इन्होंने फिर नियम बताए। तो इन्होंने कहा लॉ ऑफ ऑर्बिट, जैसे 3 लॉ हैं इनके। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, जो कि हमें बचपन से पता है। पता नहीं कौन सी क्लास में हमने पढ़ रखा है, 7वीं 6वीं पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा, मैं भूल भी गया, ठीक है। तो जो सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या होता है, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, समझे ना। तो ये फर्स्ट लॉ था, दिस कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया कहता है कि एवरी प्लैनेट सीव इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे करके अगर मान लो ये सन है और ये इलेप्टिकल ऑर्बिट, इतना तो पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। मान लो यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक वेक्टर डाला और यहाँ से यहाँ अर्थ घूम के किसी टाइम पीरियड टी में चली गई, तो इसने इतना एरिया ट्रैवल करा। तो जो ये एरिया इसने 1 आवर मान लेता हूँ, ये 1 आवर मान लेता हूँ 1 आवर में, 1 आवर में जो यहाँ से यहाँ तक का इसने एरिया ट्रैवल करा, अगर यहाँ से यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक भी जाएगी, तो यहाँ से जो अगर वेलोसिटी वेक्टर डाल के निकालूंगा, तो जो ये एरिया है और ये एरिया है जो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो प्लैनेट्स है वो इक्वल एरिया ट्रेस करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। लास्ट ये है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अ प्लैनेट अराउंड द सन इज क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बेटा थोड़ा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को समझ ले क्या होता है। ये है सन, अगर ये सन है तो सन के इलेप्टिकल ऑर्बिट में पूरा सोलर सिस्टम मतलब अर्थ वगैरह घूम रहे हैं। तो यहाँ से जो ये दूरी है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस कहते हैं इसको, और ये दूरी कहलाती है माइनर एक्सिस कहलाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ आर, मैं मान लेता हूँ लेट से आर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब प्लैनेट है, यहाँ से प्लैनेट घूमता हुआ यहाँ पर आ रहा है, तो उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, एक टाइम पीरियड में घूम जाएगा ना। तो जो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम पीरियड लगा, यहाँ से आने में जो इसको टाइम पीरियड लगा, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डिपेंड करेगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसके क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा, समझे ना। तो ये बात, इसको मैं प्रूफ करके दिखाया था इस वाले लॉ को, ठीक है ना। पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं इसको प्रूफ करके, कोई डाउट है फिर मैं इसको प्रूफ करके, नोट कर लो फटाफट। हाँ ओके, तो चलिए बच्चों, अब ना हम कैपलर्स थर्ड लॉ का एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं, तो हम इसको खत्म करते हैं। कैपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ देखिए, प्रूफ ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, प्रूफ ऑफ कैपलर्स लॉ का प्रूफ देखिए। ये हो गया अर्थ, ये हो गया ऐसे करके सन हो गया ऐसे करके, ठीक है ना। अब क्या है, मैंने कहा अर्थ यहाँ से रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, तो वही टाइम पीरियड वगैरह की मैंने बात आपसे पहले भी कर ली, ठीक है ना। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा हो तो अर्थ पे लगने वाली फोर्स कौन कौन सी हैं, ये मान लेते हैं सन, ये इसका मास मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा Fg, दैट इज इक्वल्स टू क्या, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ऐसे करके एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में। और क्योंकि ये इसके अराउंड रोटेट कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा mv स्क्वायर अपॉन में r करके लग रहा होगा, क्योंकि ये इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। तो फिर ये दोनों बराबर होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज mv0 का स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू g m m अपॉन में r की पावर 2।
m से m मर गया और ये यहाँ चला जाएगा, या रुक जाओ, v नॉट का स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में r की पावर 2, ठीक है ना। ये दैट इज वी कॉल इट मास ऑफ सन कह लेते हैं, इसको मास ऑफ सन कह लेते हैं, ऐसे करके मास ऑफ सन कह लेते हैं। फिर मुझे याद आया वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है सर जी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो जो ये अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ मान लेता हूँ इसको मैं, जो ये अर्थ इसके अराउंड घूम रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही थी? सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल, और टाइम कितना लग रहा था? टाइम टी का लग रहा था, बोलो हाँ या ना। तो ये वेलोसिटी थी इस अर्थ की सन के अराउंड, समझ रहे बात को। इस वेलोसिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक बार के आर से एक बार का तो आर कट जाएगा, ये जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम दैट इज मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, क्योंकि मास ऑफ अर्थ से तो मास ऑफ अर्थ चला ही गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर, एक बार से आर का एक बार का आर चला गया ना। और वी नॉट की वैल्यू मैंने निकाल ली आपके सामने, समझ में आ रहा है? निकाल लिया मैंने इसको, तो यहाँ पर मैं वी नॉट की वैल्यू अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर टी का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी दैट इज जी एम एस अपॉन में आर हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन में टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस अपॉन में आर। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर अपॉन कर दिया सबके मैंने, ठीक है ना। तो अब देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम इक्वल टू आर की पावर 3, और ये हो जाएगा इंटू में 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर जी एम एस। बेटा देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम एस दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ये सारे तो कांस्टेंट है ना। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो ये लाइक टी स्क्वायर और 3 दैट इज क्या हो जाएगा आपका आर की पावर 3। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यही तो मैंने कहा था, यही तो हमारा कौन सा लॉ था? थर्ड लॉ था, और इसका ये प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों ये चैप्टर हो गया, फिनिश हो गया ये चैप्टर हमारा, ठीक है ना। और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो मैं डे बाय डे डाल दूंगा, उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना, आप भी बेटा देख लेना, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बच्चों।